हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरजीएस प्लेटफॉर्म पर। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल काल को। मुगल काल एक छोटा सा टॉपिक तो नहीं है, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होने वाला है, इसलिए दो भागों में आएगा। और स्टार्टिंग वाले जो मुगल राजा हैं हम उनको आज पढ़ने वाले हैं, जैसे जिन्होंने साम्राज्य की स्थापना करने में मदद करी, जिसमें आज हम बाबर और हुमायूं को पढ़ने वाले हैं। साथ में इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बाद जो एक नया साम्राज्य दिल्ली पे आ जाता है, ठीक है, तो उसको हम पढ़ने वाले हैं। सूर्यवंश यानी कि शेरशाह सूरी को हम उसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले बाबर को समझ लेते हैं, क्या स्थिति है बाबर की। तो अब पहले अगर दिल्ली का हाल देखें तो यहाँ पे क्या चल रहा है, इब्राहिम लोदी का शासन चल रहा है। और फिर क्या होगा, यहाँ पे बाबर आएगा और बाबर आकर नए साम्राज्य की स्थापना कर देगा, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा सा बाबर का बैकग्राउंड जान लेते हैं कि बाबर कहाँ से आया, क्यों आया और क्या कारण थे इसके आने के, ठीक। तो बाबर बेसिकली जो है वो फरगना क्षेत्र का एक राजा होता था। ये मध्य एशिया में उज्बेकिस्तान वाला क्षेत्र होता था। फिर क्या होता है, वहाँ पे इसको हरा दिया जाता है, इसे क्षेत्र से भगा दिया जाता है। अब ये क्या करता है, ये भारत की ओर भागता है। भारत की ओर भागने के ये दो कारण बन जाते हैं। पहला तो ये कि उसके क्षेत्र से उसे हरा दिया गया। दूसरा कारण ये बन जाता है कि उसने सुन रखा था कि भारत एक बहुत समृद्धिशाली देश है, जिससे यहाँ पे बहुत अच्छी आय होती है, तो वो यहाँ की ओर भागे आया। तो ये मेन कारण था। और यहाँ पे आके आपको सबको पता है कि कितना उसने कोहरा मचाया और एक बहुत बड़े साम्राज्य की उसने स्थापना करने में मदद कर दी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बाबर के बारे में। मुगल काल, मुगल काल के जितने भी राजा थे उनको बादशाह कहते थे, सुल्तान नहीं बोलेंगे, बादशाह बोलेंगे। इनका जो टाइम पीरियड चलता है 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी के बीच में मुगल साम्राज्य चलता है। और इसका स्थापना कौन कर देता है, स्थापना कर देता है, संस्थापक होता है इसका बाबर। अब बाबर कहाँ से बिलोंग करता है, तो बाबर जो है सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये पिता की ओर से, तो पिता तो जो थे इसके वो तैमूर वंश के थे। तो ये पिता की ओर से तैमूर का वंशज हो जाता है। माता जी चंगेज खां, चंगेज खां की वो वंशज थी। तो ये उनकी तरफ से, माता की तरफ से चंगेज खां का वो हो जाता है। तो दोनों ही क्या होता है, ये एक ऐसे साम्राज्य या एक ऐसे राजाओं के वंशज के रूप में निकल के आता है जो पहले बहुत नामी हो चुके थे। तो उसी के बीच में ये आ जाता है। अब ये क्या करता है, कौन से क्षेत्र का राजा है, ये फरगना क्षेत्र का, फरगना क्षेत्र का शासक। फरगना क्षेत्र कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है उज्बेकिस्तान, मध्य एशिया, उज्बेकिस्तान, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो उस क्षेत्र में ये बनता है। कितनी साल की उम्र में, मात्र 11 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में राजा बना। राजा बनने के बाद ये अपना साम्राज्य विस्तार कर ही रहा होता है। धीरे धीरे जैसे संघर्ष चलता रहता है आपस में, उसी तरह से इसके संघर्ष भी चल रहे थे। फिर एक टाइम आता है कि इसे अपने क्षेत्र से भगा दिया जाता है और ये भारत की ओर रुख करता है। उसी जद्दोजहद में ये कहाँ आता है, ये आ जाता है सिंध वाले क्षेत्र में। कहाँ गया ये, सिंध क्षेत्र में। तो लगभग 1519 ईस्वी में ये ये जो आज का समय चलने वाला है ना, इसमें डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ज़्यादा हम सन मेंशन करेंगे। पहली वीडियो में हमने सन इतने ज़्यादा मेंशन नहीं किए, लेकिन इसमें ज़रूरी है तो इसमें करने पड़ेंगे। 1519 ईस्वी में ये क्या करता है, सिंध प्रांत में भेरा का किला जीता, भेरा का किला जीता। अभी भेरा का किला जीता ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो इसके भारत के आसपास वाले क्षेत्र में इसके पांव जमने लगे थे, ठीक। दूसरी बात ये थी कि पहली बार इसने क्या किया, पहली बार
तोप का प्रयोग किया, तोप व बारूद का प्रयोग किया, बारूद का प्रयोग हुआ। अब इस प्रयोग से भारत वाले पहले जानकार थे, लेकिन इतने बड़े लेवल पे वो यूज़ नहीं करते थे। लेकिन इसने क्या किया, इसकी मदद से उसे उस किले को जो जीतना मतलब कि बहुत समय लग जाता था, लेकिन इसकी वजह से उसने बहुत जल्दी जीत लिया था। तो बारूद का प्रयोग जो है वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बनाने का काम कौन करता है, पहली बार यही कर देता है। फिर वो अपने पाँव नहीं रोकता है, अगली ही बार यानी कि 1520-21 के समय में वो क्या कर देता है, वो सिंधु नदी पार करने के बाद वो सियालकोट वाले क्षेत्र में आ जाता है, सियालकोट क्षेत्र जीता, क्षेत्र जीता। तो ये जीतता हुआ आ रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे जीतता हुआ आ रहा है, यहाँ पे सिंधु नदी पार करके, तो ये वाले क्षेत्र ये जीतता हुआ आ ही रहा है। ये क्षेत्र जीत लिया। जब ये सियालकोट में एंट्री कर जाता है, फिर क्या होता है, इसको आते हैं भारत से 2 आमंत्रण पत्र। आमंत्रण पत्र आते हैं, एक तो आता है दौलत खां और एक आता है राणा सांगा की भारत में आइए और जो यहाँ पे दिल्ली की गद्दी पे बैठा हुआ है इब्राहिम लोदी, इसको आके आप हराइए। तो 2 आमंत्रण पत्र, आमंत्रण पत्र भारत से किस किस के थे वो, एक तो था दौलत खां, एक मिनट जरा, दौलत खां और दूसरा होता है राणा सांगा का। अब इनकी मंशा ये थी कि जैसे तैमूर भारत में आया था और दिल्ली को 1 महीने के अंदर लौट के वापस चला गया था, उसी तरह से ये भी आएगा। इसको ज़रूरत है क्योंकि मध्य एशिया में वहाँ का ये निवासी है, तो वहीं पे वापस जाएगा, यहाँ पे आके करेगा भी क्या। तो उन्होंने यही सोचा था कि यहाँ पे आएगा, लौट के भाग जाएगा, लेकिन इसके मंसूबे तो कुछ और ही थे। ये आता है, भारत में जीतता है और यहीं पे बस जाता है, फिर इन दोनों को भी ये हरा देता है। तो पहले तो इन्होंने बुला लिया इसको, ये भारत में आता है और भारत में आकर के पहली जो इसकी बड़ी जीत होती है वो होती है 1526 ईस्वी, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध, एक बार इसका पहले हम जिक्र कर चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं। किस किस के बीच में होता है, ये होता है इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर चाचा क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं, इब्राहिम भैया हार जाते हैं। जीतने के बाद क्या होता है, इस क्षेत्र में क्या होता है, बाबर के पास बहुत थोड़ी सेना होती है, तो ऐसी सेना से ये क्षेत्र जीतना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो इसने पहली बार तुलगमा विधि का यूज़ किया, पहली बार भारत के संदर्भ में, मतलब कि पहले तो यूज़ होता था, लेकिन भारत के संदर्भ में तुलगमा विधि का प्रयोग हुआ। अब ये जो विधि होती है कुछ इस तरह से होती है, मतलब कि जैसे ये इब्राहिम लोदी की सेना है, थोड़ी सी बाबर की सेना है, तो ये इनको बहुत सारी टुकड़ियों में बांट करके इसको चारों तरफ से घेरने का एक तरीका होता है, जो तुलगमा विधि कहलाता है। ये इसने किससे सीखी थी, ये उज्बेकिस्तान वाले क्षेत्र में उज्बेकों से सीखी थी, उज्बेकों से सीखी। किसने, बाबर ने सीखी। अटैक होता है, जीत जाता है और इब्राहिम लोदी यहीं पे मारा भी जाता है। तो दिल्ली पे किसका अधिकार हो गया, वो हो गया बाबर का। अब ये अपना क्षेत्र और विस्तार करेगा, क्योंकि पूर्व जो पश्चिमोत्तर वाला क्षेत्र है वो तो इसके अंडर में आ गया, लेकिन जो और बचा हुआ क्षेत्र है उसको जीतने के लिए क्या करेगा, लगातार से युद्ध करता है। जैसे 1526 में तो वो जीत जाता है, तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध करता है, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किसके विरोध होता है, ये होता है राणा सांगा के बीच में। तो राणा सांगा को हराया, राणा सांगा को हराया। अब इस खानवा के युद्ध में एक नई बात ये होती है कि इस युद्ध को जीतने के लिए
जिहाद का नारा देता है, जिहाद का नारा दिया। अब चूंकि उसकी सेना लगातार लड़ती हुई आ रही है, बहुत ज़्यादा उन्हें रेस्ट नहीं मिल रहा है, अब इसमें क्या करेंगे, वो थोड़ा सा हार जाते हैं, मतलब कि उनका मनोबल टूट जाता है। लेकिन उनके अंदर जोश भरने के लिए क्या करता है, जिहाद का नारा देता है कि हमारी कौम सबसे बेहतर हो जाएगी, हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे वगैरह वगैरह। बहुत बुरी तरीके से ये उनके अंदर जोश बनने के लिए मोटिवेशन एक नारा देता है, जो भी है कौन सा, जिहाद का नारा देता है, अपनी कौम को बेहतर बनाने के लिए ये दे देता है। बात समझ में आ रही है, जिहाद का नारा दे दिया और उसके आगे तो अच्छे अच्छे आतंकवादी भी ऐसे हो जाते हैं। तो ये तो क्या चीज़ था, इसके जो सेना में थे। तो खैर हमें आगे तो नहीं जाना, लेकिन हाँ आप जिहाद का मतलब समझ ही गए होंगे कि क्या होता है। कौन से युद्ध में दिया, खानवा के युद्ध में उसने दिया था। राणा सांगा हार गया। फिर से 1528 ईस्वी में इसका अगला युद्ध होता है। 1528 ईस्वी में ये नेक्स्ट जो युद्ध करता है वो करता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध में ये किसके विरुद्ध करता है, ये करता है मेदिनी राय के। मेदिनी राय, इसमें मेदिनी राय हार जाता है। उसके बाद फिर 1529 ईस्वी इसका युद्ध होता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध लगातार किए, इसमें बहुत ज़्यादा डेट भी याद करने की ज़रूरत नहीं, पहला याद कर लीजिए, बाद वाले तो सारे डेट आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, इसमें ये मोहम्मद लोदी एक अफगान शासक होता है, मोहम्मद लोदी, क्योंकि भारत में उस टाइम अफगानियों ने बहुत ज़्यादा अलग अलग क्षेत्रों में कब्जा कर रखा था, तो उन्हीं में से एक मोहम्मद लोदी होता है जो अफगान शासक है, वो यहाँ पे रह रहा होता तो उसको हराता है। नेक्स्ट जब ये अपना अभियान करने जा रहा होता है, कर नहीं पाता है। 1530 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो गई इसकी, मर गया भाई ये, ठीक, मृत्यु हो गई। अब ये सारे क्षेत्र, इसने अधिकतर क्षेत्र जीते, अपना साम्राज्य विस्तार करा, तो बहुत ज़्यादा कुछ की प्रजा के लिए कर नहीं पाया। लेकिन फिर भी इसका मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं कि हाँ क्या मिला इससे, या क्या फ़ायदा हुआ भारत को या विश्व को, जो भी है जहाँ जहाँ क्षेत्र में ये था, हम इसका मूल्यांकन कर लेते हैं। किसका, बाबर का। तो सबसे पहले ये मूल्यांकन होता है कि इसकी जो इसने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो आत्मकथा तुजुक ए बाबरी लिखी, क्या नाम है उसका, तुजुक ए बाबरी। किसने लिखी, ये खुद बाबर ने लिखी, ठीक है, बाबर ने लिखी। और इसमें क्या होता है, ये तुर्की भाषा में होती है, तुर्की भाषा में। ये भाषा जरूर पूछी जाती है कि हाँ भाई तुजुक ए बाबरी कौन सी भाषा में लिखी गई, तो ये तुर्की भाषा में। फिर इसका क्या होता है, इसका होता है फारसी में अनुवाद। फारसी में अनुवाद, फारसी में अनुवाद कौन करता है, फारसी में अनुवाद करते हैं अब्दुल रहीम खाने खाना। दिख पा रहा होगा कौन, अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम, अब ये बहुत ज़्यादा बाद में जाके होता है, अकबर के समय में होता है, आपको ध्यान भी होगा, दिन नहीं ध्यान है तो हम पढ़ाएंगे वैसे, कि अब्दुल रहीम जो है वो अब अकबर के नवरत्नों में से एक होंगे। फारसी में जब इसका अनुवाद हो जाता है तो इसका नाम तुजुक ए बाबरी से बदलकर बाबर नामा हो जाता है। नाम क्या हो जाता है इसका, बाबर नामा, बुक का नाम होती यही है, बस फारसी में अनुवाद हो जाता है। बात समझ में आ गई। फिर क्या करता है, वो छोटी छोटी चीज़ें और करता है, तो सबसे पहले वो देख लेते हैं। आगरा में आराम बाग बनवाया। ये आराम बाग जो बनवाता है ज्यामिति विधि से बनाता है, ज्यामिति विधि से। कहाँ बनवाता है, आगरा में। इसकी जो कब्र होती है वो काबुल में इसे दफनाया जाता है। जब इसकी मृत्यु होती तो काबुल में
दफनाया गया। साथ ही ये जो होता है, ये दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य चल रहा होता है और विजयनगर साम्राज्य का जो कृष्णदेव राय है उनका समकालीन है। विजयनगर के कृष्णदेव राय का समकालीन। अब इसे बताने की क्या जरूरत है, क्योंकि इसने अपनी तुज़ुक बाबरी में इसको सबसे बेहतर और सबसे महान शासक भारत का बताया है उस टाइम का, जब ये चल रहा होता है। किसको बताता है? कृष्णदेव राय को सबसे महान शासक बताया उस टाइम का। ये बातें समझ में आ गई। अब बाबर जो होता है, बाबर के 4 पुत्र होते हैं। 4 पुत्र, चार पुत्र। सबसे पहले जो आता है वो हुमायूं, हुमायूं के बाद कामरान, कामरान के बाद अस्करी और हिंदाल। ये इसके 4 पुत्र हैं और इनमें एक विधि ये करता है कि जो सबसे बड़ा पुत्र होता है उसको अपनी सारी संपत्ति देने का निर्णय नहीं लेता है। ये क्या करता है, सब में अपनी संपत्ति को बांटने का निर्णय लेता है और अपने पुत्र को भी ऐसे कहता है। लेकिन जो हुमायूं है वो कहता है ये ठीक नहीं है, अगर सत्ता एक के हाथ में रहेगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये नहीं मानता है, लेकिन जो हुमायूं है फिर वो इसकी बात माननी पड़ती है कि चलो ठीक है, जब आप चले जाएंगे मैं अपना क्षेत्र इस तरह से बांटूंगा। तो हुमायूं को जो क्षेत्र मिलता है वो दिल्ली वाला क्षेत्र मिलता है, दिल्ली आगरा वाला, दिल्ली आगरा लाहौर वाला क्षेत्र वो इसको मिल जाता है। कामरान को काबुल, काबुल व कंधार वाला, कंधार क्षेत्र। अस्करी को संभल क्षेत्र मिलता है, संभल क्षेत्र। और हिंदाल को मिलता है अलवर वाला क्षेत्र, अलवर क्षेत्र। साम्राज्य इसका टूट गया है तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, कमज़ोर होता है। लेकिन ये क्या करता है, फिर भी अपने आसपास के क्षेत्र जीतने के लिए कुछ नई नई चीज़ें अपनाता है और स्टार्ट कर देता है। जैसे हुमायूं एरा। हम किसे पढ़ने वाले अब? हुमायूं को पढ़ने वाले। कब से कब तक? 1530 ईस्वी से 40 तक चलेगा। फिर इसके बीच में दूसरा शासक आ जाएगा, शेरशाह सूरी, और फिर इसका जो टाइम पीरियड होगा 1555 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड चलेगा। फिर क्या करता है, जब ये 30वें गद्दी पे बैठ जाता है तो धीरे धीरे अपने साम्राज्य भी जीतना स्टार्ट कर देता है और 1533 ईस्वी में एक शहर बसाता है, दीनपन्हा। दीनपन्हा, इसका एक बहुत बड़ा रोल है दीनपन्हा शहर का, वो हम आगे जाके इसको समझेंगे। शहर बसाया। अब क्या करता है, अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए युद्ध करता है। इसके युद्ध भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले 1531 यानी कि अगले ही वर्ष ईस्वी में ये कालिंजर का युद्ध करता है। कालिंजर का युद्ध। कालिंजर का युद्ध में ये किसे हराता है? ये हराता है रुद्र प्रताप, एक राजा होता है प्रताप, इसको हरा दिया। उसके बाद 1532 ईस्वी में इसका युद्ध होता है। ये चुनार का किला जीतता है, चुनार का किला जीता। अब पहली बार इसकी जो भिड़त हो गई वो किससे हो गई? शेरशाह सूरी से हो जाती है इसमें, लेकिन शेरशाह सूरी को संधि करनी पड़ती है और संधि भी बुरी अपमानजनक होती है, तो इसका मतलब ये ही जीत गया होता है। तो शेरशाह इसमें हार हमें देखने को इसमें मिल जाती है। नेक्स्ट ये करता है गुजरात अभियान। गुजरात अभियान कब करता है? 1535 ईस्वी में। अब गुजरात अभियान करने का इसका मकसद नहीं था, लेकिन जो
इसका क्षेत्र था जितना भी फैला पड़ा था उसमें उसकी सीमा में इंटरफेयर करने लगता है बहादुर शाह। अब उसको सबक सिखाने के लिए साथ में एक घटना और घटती है। जो मेवाड़ का शासक होता है, शासिका होती है, राणा सांगा की जो पत्नी होती है कर्णवती, वो सहायता मांगती है। वो जो बहादुर शाह है वो उनको भी तंग कर रहा होता है, तो एक लेटर लिखती है, पत्र लिखती है भाई के नाम, और साथ में एक चिट्ठी वो राखी रख देती है कि भैया जी आइए और मदद कीजिए हमारी, इस तरह से छेड़ रहा है मुझे। तो वो आता है, कोई बात नहीं, आता है और मदद करता है। ये कहानी कितनी सच्ची है वो बात तो अलग बात है, लेकिन हाँ इस तरह से वो बातें कुछ हमें कहानी के रूप में सामने आती है। और वहाँ पे जाके गुजरात अभियान करता है और शेर बहादुर शाह को हराता है। कहाँ का? गुजरात अभियान, जिसमें किसे हराता है? ये बहादुर शाह को हराया। बहादुर शाह हरा करके वापस आ जाता है और कुछ दिनों के लिए शांत बैठता है, लगभग 4 सालों के लिए। क्या बैठ जाता है? ये शांत बैठ जाता है। फिर क्या होता है? फिर होता है घमासान युद्ध 1539 ईस्वी में। किस किस के बीच में? चौसा का युद्ध होता है। नाम ध्यान रखेंगे दोनों का। चौसा एक बक्सर वाले क्षेत्र में पड़ता है, बक्सर बिहार वाले क्षेत्र में का युद्ध, जिसमें इसका जो सामना होता है वो होता है शेर शाह और हुमायूं। दोनों आमने सामने होते हैं और हुमायूं भाईजान हमारे हार गए, शेर शाह जीत गए। बड़ी मुश्किलों में ये अपनी जान बचा करके भागता है और अगले साल फिर से अटैक हो जाता है इस पे। और नेक्स्ट जो युद्ध है उस युद्ध को नाम जाना जाता है कन्नौज या बिलग्राम, बिलग्राम का युद्ध। इसमें कौन कौन है आमने सामने? फिर से यही दोनों, शेर शाह और हुमायूं। फिर से हुमायूं हार गया, शेर शाह फिर से जीत गया। हुमायूं को अपना क्षेत्र छोड़कर भाग जाना पड़ता है और ये पहुंचता है हारने के बाद ईरान पहुंचता है। हारने के पश्चात क्वेश्चन बन सकता है इस तरह से, और बनता भी है कि हारने के पश्चात कहाँ पहुंचा? हारने के पश्चात हुमायूं ईरान पहुंचा। ईरान पहुंचा। ईरान पहुंचने के बाद वहाँ की एक क्षेत्र की एक लेडीज़ होती हैं हमीदा बानो, तो 1541 ईस्वी में उनसे विवाह कर लेता और 1542 ईस्वी में अकबर का वहाँ पे जन्म होता है। तो अकबर का जन्म इम्पोर्टेंट है। तो 1542 ईस्वी में राजा बीरसाल के यहाँ, बीरसाल के यहाँ हमीदा बानो की गर्भ से अकबर का जन्म, अकबर का जन्म होता है। बात समझ में आ गई? कब हो गया? 1542 ईस्वी में। ये भी आप बात ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। अब क्या हो रहा होता है इस वाले जो क्षेत्र में? अब शेरशाह सूरी का शासन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसको हम बिल्कुल अलग पढ़ करके पढ़ेंगे इसी के बाद में। पहले इसको समाप्त कर लेते हैं कि क्या होता है। फिर इसके बाद ये योजना बना ही रहा होता है और 1545 ईस्वी में क्या करता है? ये काबुल कांधार वाला क्षेत्र जीत लेता है। काबुल व कांधार क्षेत्र पुनः जीता ईरान के शासक की सहायता से। ईरान के शासक की सहायता से। ठीक है, समझ में आ गई? आ जाता है ये। अब क्या देखता है कि 1545 ईस्वी में उधर शेरशाह की मृत्यु हुई थी, तो इधर वाला जो क्षेत्र है वो दिल्ली आगरा वाला जो क्षेत्र है वो कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर होने के बाद क्या करते हैं वो कि अब उस पर अटैक करना आसान हो जाता है। तो ये क्या करता है, उस वाले क्षेत्र में अपना आप को मजबूत करके फिर से दिल्ली पर अटैक कर लेता है और लगभग 10 साल लग जाते हैं। 1555 ईस्वी में पुनः दिल्ली पर अधिकार, दिल्ली पर
अधिकार हो जाता है, अधिकार हो जाता है, जीत रहा होता है और क्या कर रहा होता है, जश्न मना रहा होता है। और अगले ही साल क्या कर रहा होता है, 1556 ईस्वी में। ये तारीख वाला खेल तो है ही, खैर सारी तारीखें ही चलती हुई आ रही हैं, डेट टू वाइज ये पढ़ने पड़ते हैं हमें आगे भी। अब तो क्योंकि नया समय है, आधुनिक वाला समय आने लगा है, हमें एग्जैक्ट डेट भी पता है, तो डेट का खेल तो है ही, तो हमें ये याद करनी ही पड़ेंगे। 1556 ईस्वी में क्या होता है, दीन पन्हा की पुस्तकालय का नाम होता है शेर ए मंडल की सीढ़ी से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो गई, कब हो गई, 1556 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। अब इसके याद में क्या बनवाया जाता है, एक हमीदा बानो जी एक मकबरा बनवा देती हैं दिल्ली में। हमीदा बानो ने कहाँ बनवाया इसका, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया। किसका, हुमायूं का मकबरा बनवाया। इनकी एक सिस्टर होती हैं गुलबदन बेगम, वो इनके हुमायूं नामा लिखती हैं, एक बुक लिखती हैं हुमायूं नामा। किसने लिखी थी, गुलबदन बेगम, जो हुमायूं की क्या होती हैं, सिस्टर होती हैं, बेगम। तो कुछ ये फैक्ट होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, किसके बारे में, हुमायूं के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी मृत्यु हो जाती है तो नेक्स्ट शासक सबको पता है कि अकबर होने वाला है। अकबर को हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अब क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं शेरशाह सूरी को। तो सूरवंश स्टार्ट हो जाता है। सूरवंश, इसका जो संस्थापक है वो आप सभी को पता है, शेरशाह सूरी। बचपन का नाम फरीद। तो ये तो छोटी सी बात है, खैर याद ही रखनी है। तो सूरवंश जो चलता है वो लगभग 1540 ईस्वी से लेकर के 1555 ईस्वी तक चलता है। बात करें अब इसने कौन कौन से युद्ध किए। अब शासक बनने से पहले जो शेरशाह है, शासक बनने से पूर्व, अब शासक बनने से पूर्व इसकी क्या होती है, कुछ घटनाएं घटती हैं। आइए उनको भी समझ लेते हैं क्या होता है। सबसे पहला है यह सासाराम, जो कि कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। सासाराम का सूबेदार था। कब, शासक बनने से पहले। साथ में चंदेरी के युद्ध में बाबर का साथ दिया था इसने, बाबर का साथ दिया। यानी कि बाबर को भी समझता था कि हाँ किस तरह की उसकी रणनीति है, वो समझने के लिए क्या करता है ये, और उसने इस पहले ही अनुभव ले लिया था किसके बारे में, मुगलों के बारे में। राजा बना कब, 68 वर्ष की उम्र में, 68 वर्ष की आयु में। ईयर कब होता है, 1540 ईस्वी का होता है। कैसे बनता है, ये हराता है किसे, हराता है हुमायूं को। दो युद्ध और देख लेते हैं शासक बनने से पूर्व, जो दिल्ली का शासक बनने से पूर्व। ठीक, तो इसमें हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, दिख पा रहा तो होगा ही, आई थिंक। ठीक, तो कौन कौन सा होता है, अभी दोनों पैसे हमने पढ़ लिए। 1539 में 1540 ईस्वी में
हुमायूं को हराता है कौन कौन से युद्ध में? चौसा का युद्ध, और साथ में हमने देखा कन्नौज का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। तो दोनों में किसा रहता है? ये हुमायूं को हरा देता है, वो हमने देख ही लिया। अब क्या बन जाता है? ये शासक बन जाता है, और शासक बनने के बाद जो राजधानी बनाता है, राजधानी दिल्ली नहीं बनाता, राजधानी बनाई थी इसने आगरा, राजधानी आगरा बनाई। आगरा बनाई और फिर क्या करता है? ये अपने कुछ युद्ध करता है, कुछ क्षेत्र जीतता है। युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन हाँ युद्ध में ही इसका जीवन बीता है, तो हमें वही पढ़ने होंगे अधिकतर। सबसे पहला ये युद्ध करता है रायसीन का युद्ध, रायसीन का युद्ध। अब इस युद्ध की एक खास बात यह है कि यहाँ पे जब ये अटैक करता है तो वहाँ पे जितनी भी स्त्रियाँ होती हैं वो सब जौहर कर लेती हैं। स्त्रियों ने जौहर किया, जौहर किया। अब इतनी बड़ी संख्या में जौहर हुआ तो ये इस पे एकमात्र कलंक भी है, स्त्रियों का जौहर करना। कौन से? रायसीन के युद्ध में। उसके बाद जो ये नेक्स्ट युद्ध करता है वो करता है मारवाड़ का युद्ध, मारवाड़ का युद्ध। और मारवाड़ के युद्ध में इसका सामना हो जाता है राजपूतों का, और राजपूतों को हराने में इसे इतना टाइम लग जाता है तो ये एक वाक्य भी कहता है कि मैंने मुट्ठी भर राजपूतों के लिए पूरा भारत छोड़ दिया। ठीक, तो ये कहता है, तो युद्ध होता है, राजपूत मगर हार जाते हैं, इससे राजपूतों को हराया। ठीक, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट जो इसका युद्ध होता है 1545 ईस्वी में, जिसके सन इंपॉर्टेंट है, मैं वही लिखवा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, किस लिए फेमस है, बस ये बहुत चीज़ें मैंने लिखवा ही दी हैं। 1545 ईस्वी में ये कालिंजर पे क्या करता है? युद्ध करता है, कालिंजर का युद्ध करता है, कालिंजर का युद्ध। अब कालिंजर में युद्ध कर रहा होता है, उस दुर्ग को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, तोप लगाता है उसके गेट पे को, लेकिन वो ठीक इस निशाने पे नहीं लगता, वो तोप का जो गोला होता है वो वापस आ जाता है, किसी भी कारण जिससे भी हुआ होगा वापस आ जाता है और इसके पास ही आकर फट जाता है, तो इसकी मृत्यु हो जाती है। हम लिख सकते हैं स्वयं की तोप के गोले से क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कब हो गई? 1545 ईस्वी में। अब क्या करा जाए? इसके बाद आते हैं कुछ अयोग्य शासक जो शासन ठीक से चला नहीं पाते हैं, और उन्हें कौन हरा देता है? हुमायूं आके हरा देगा। फिर से मुगल साम्राज्य की स्थापना पुनः हो जाएगी, वो हमने देख ही लिया है। ये था कुछ इस तरह से शेरशाह सूरी का शासन। थोड़ा सा मूल्यांकन करें तो अधिकतर तो क्षेत्र इनका जो शासनकाल है वो युद्ध में ही बीता है, तो बहुत ज़्यादा मूल्यांकन तो इसमें नहीं कर सकते हम। लेकिन हाँ फिर भी जैसे ये क्या करता है, मुसाफिर खाने के लिए सबसे पहले इसने 4 रोड बनवाई थी, उसमें सबसे फेमस है जीटी रोड। ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाया। कहाँ से कहाँ तक है ये बंगाल के सोनार क्षेत्र से पंजाब तक है, पंजाब क्षेत्र तक। कौन सी? ग्रांड ट्रक रोड है। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस थी, तो सबसे ज़्यादा हम इसी को पढ़ते हैं। साथ में ये क्या करता है, एक इसके वो होते हैं सराय बनवाता है ये इन रोड के किनारे। जैसे मुसाफिर चलते जा रहे हैं, पहले इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट तो होता नहीं था, कहाँ पे रुके बंदा, मतलब कि एक दिन में नहीं पहुँचा जाता, बहुत लंबा से लंबा सफ़र भी होता था। तो ये लगभग इसने 1700 सराय बनवाई थी, सराय बनवाई, रोड के किनारे बनवाता था, जिससे जहाँ पे क्या होता था, मुसाफिरों को रुकने के लिए खाना, और जो जानवर उनके साथ होते थे, मान लेते घोड़े पे आए हैं तो उनके लिए भी अलग अलग पदों के अनुसार उन्हें सम्मान दिया जाता था उसमें। बात समझ में आ गई? फिर क्या होता है, अब होता कुछ नहीं है, ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट काम होते हैं। बस ये एक काम और है कि ये सिक्के चलवाता है, सिक्के। इसका एक सिक्का फेमस है, चांदी का सिक्का,
अब चांदी के सिक्का को चांदी का रुपया चलवाता है। अब रुपया शब्द तो हम पहली बार सुन रहे हैं, तो इसके समय में ही क्या होता है, रुपया शब्द का कॉन्सेप्ट आता है, जो कितने 180 ग्रेन का होता है। बात समझ में आ गई। तो पहली बार रुपया हमने यहाँ पे सुना है, तो इस बात को भी आप ज़रूर ध्यान रखें कि रुपया का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कहाँ से आया, तो वो शेरशाह सूरी ने ही स्टार्ट करवाया था। तांबे का सिक्का चलवाता है। तांबे का सिक्का जो होता है वो 380, तांबे का सिक्का वो 380 ग्रेन का होता है। तो उसकी ये चीज़ें होती हैं। और फिर क्या था, इसी तरह से हमारा जो शेरशाह सूरी का साम्राज्य है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसके अयोग्य शासक उसे संभाल नहीं पाते हैं। तो हमने देखा आज मुगल साम्राज्य की स्टार्टिंग वाले जो जितने भी दो फेमस राजा हैं उनको बारे में हमने पढ़ा। शेरशाह सूरी को भी हमने समाप्त कर ही लिया है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो अकबर और उसके बाद वाले जितने भी राजा आएंगे उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद,